हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आज आपका है 27 जून और 27 जून को आपका एसएससी सीपीयू एसआई का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। तीनों शिफ्टों में तकरीबन 150 जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। उन 150 में से तकरीबन आधा से ज़्यादा प्रश्न हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के वीडियो में है, जो कि आपको बता दिए थे। तो जो भी क्वेश्चन अभी बच गए थे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी किस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जिनका भी एग्ज़ाम है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो आज का जो पहला जो प्रश्न है वह है कि टिहरी बांध है जो कि डैश नदी पर बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका भागीरथी हो जाएगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है, ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। और बांध की लंबाई की बात करेंगे तो 575 मीटर आपका बांध का लंबाई है। आपसे 4 आपका बांध दिया गया था और 4 आपके नदी के नाम दिए गए थे और आपको मिलान करना था। ठीक है, तो उसी में आपका एक टिहरी बांध भी था। एक आपका राणा प्रताप सागर बांध था, जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, एक आपका हीरा कुंड बांध था, जो कि आपका उड़ीसा राज्य में है, महानदी पर है। इसके अलावा भाखड़ा नांगल बांध की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में है। और यह आपका किस पर है, हिमाचल भाखड़ा नांगल जो बांध है वो आपका सतलज नदी पर है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा बात करेंगे तो इसके अलावा नागा अर्जुन सागर बांध की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका कृष्ण नदी पर बना हुआ है, जो कि आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में है और तेलंगाना के नलगोंडा जिले के बीच की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा सरदार सरोवर बांध की बात करेंगे तो ये गुजरात के नवागाम के पास नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ बांध का आपका चार्ट भी है। जैसा कि भवानी सागर बांध की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में है, भवानी नदी पर। इसके अलावा तुंगभद्रा डैम की बात करेंगे तो कर्नाटक में है, आपका तुंगभद्रा नदी पर। रिहांद बांध की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश में है, कौन सी नदी पर, तो रिहंद नदी पर। इसके अलावा मैथन डैम की बात करेंगे तो ये झारखंड में है, जो कि बराक नदी पर है। कोयना डैम की बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर। इसके अलावा विशालपुर डैम की बात करते हैं तो ये राजस्थान में है, बनास नदी पर। इसके अलावा मैटूर बांध की बात करते हैं तो यह तमिलनाडु में है, कावेरी नदी पर। इसके अलावा कृष्ण सागर बांध की बात करते हैं तो ये कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। इंदिरा सागर बांध आपका मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। इसके अलावा चेरुथोनी बांध की बात करेंगे तो केरला में है, आपका चेरुथोनी नदी पर। सरदार सरोवर बांध आपका देख लिए हैं, नागार्जुन बांध भी देख लिए हैं, हीराकुंड बांध भी देख लिए हैं, भाकरनागल डैम भी देख लिए हैं और आपका टेहरी डैम भी देख लिए हैं। ठीक है, तो ये आपका चार्ट है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क जो जाल है, डैश की कुल लंबाई कितना है, यानी कि गोल्डन जो क्वाड्रिलेटरल है उसकी लंबाई आपसे पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा 5846 किलोमीटर। ठीक है, 5846 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। ये भारत में पूरी की गई सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी राजमार्ग परियोजना है। लंबाई आपका 5846 किलोमीटर है। इसके अलावा ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज है, आपका 13 राज्यों से होकर गुजरता है। इसके अलावा स्वर्णिम चतुर्भुज के केवल राष्ट्रीय राजमार्गों का गठन करता है, न कि राज्य राजमार्गों का और ग्रामीण सड़ी रोडवेज का। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रा विश्व श्रवण किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका हो जाएगा भरतनाट्यम से। ठीक है, चित्रा जो विश्व श्रवण है वो भारत की भरतनाट्यम नर्तंगना है। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। वो चेन्नई में चिदम्बरम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स नामक एक नृत्य विद्यालय चलाती है और उन्हें 1982 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोलामाइट एक चूना पत्थर है जिसमें मैग्नीशिया का कार्बोनेट डैश तक का होता है, तो 45% तक का होता है। डोलामाइट से संबंधित आपका प्रश्न आया था, स्टूडेंट जो भेजे हैं ये भेजे थे कि CaCO3 क्या है, तो एक आपका डोलामाइट है, ये आपका ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, बाकी चूना पत्थर का ही नाम है CaCO3, इसके अलावा डोलामाइट इसी का नाम है। इसके अलावा चूना पत्थर एक औषधि चट्टान है जो मुख्य रूप से केलासाइट से बना होता है। इसके अलावा जो कैल्शियम कार्बोनेट खनिज के साथ CaCO3 की रासायनिक संरचना है। डोलामाइट की बात करते हैं तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बना एक खनिज है जो समान आणविक गुणधर्म में संयुक्त है। फॉर्मूला की बात करेंगे तो CaMgCO3 द्वारा व्यक्त किया जाता है। डोलामाइट में मैग्नीशिया का 45% क्या होता है, कार्बोनेट होता है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलोजन की संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, तो हेलोजन की संयोजकता कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का संख्या आपका 7 होता है। इसके अलावा हेलोजन की बात करते हैं तो यावत श्रेणी के 17वें समूह से संबंधित है। समूह संख्या संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। समूह 1 और 2 के लिए
संयोजकता इलेक्ट्रॉन समूह संख्या है, समूह 13 से लेकर 18 के लिए समूह संख्या प्राप्त करने के लिए संयोजकता इलेक्ट्रॉन 10 जोड़ें। इसके अलावा अतः बात करते हैं तो हेलोजन में 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि के सेल में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं, तो के सेल में बात करते हैं तो ये आपका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसके अलावा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के बाहरी ऊर्जा स्तर में मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अन्य परमाणुओं के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु की प्रतिक्रियाशीलता निर्धारित करती है। के पोटेशियम का प्रतीक है और वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या आवश्यक पर इसके समूह के माध्यम से पाई जा सकती है। इसके अलावा इसलिए इसमें एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अन्य धर्म का प्रतिशत कितना है। ठीक है, अन्य धर्म का है तो आपका जो 6 प्रमुख धार्मिक समुदाय है उससे अलग कितने धर्म के लोग रहते हैं, ये प्रतिशत आपसे पूछा गया था। इसका राइट आंसर 0.7% होगा। अगर जनसंख्या में पूछेगा तो 0.79 करोड़ होगा। ठीक है, इसके साथ ही 0.2% लोग ऐसे हैं जो कि कोई भी धर्म नहीं बताया है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी जो 6 धर्म है आपका 6 प्रमुख धर्म है जैसा कि हिंदू हो गया, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई और बौद्ध। तो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक देखें तो हिंदू की कुल आबादी 79.8% है, मुस्लिमों की आबादी 14.2% है। इसके अलावा ईसाइयों की बात करते हैं तो ईसाइयों की आबादी 0.23% है और सिखों की लगभग 1.60% है। ठीक है, ये आपका आबादी है। सबका प्रतिशत भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है तो आगे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है, तो ऋग्वेद की बात करेंगे तो टोटल 10 मंडलों में विभक्त है। तो 10 इसका राइट आंसर होगा। ऋग्वेद को भी 10 खंडों में विभाजित किया गया है जिसमें मंडल के नाम से जाना जाता है। पहला और 10वां मंडल क्रमशः सबसे छोटी और सबसे लंबी पुस्तक है। दूसरे से लेकर 7वां मंडल ऋग्वेद के सबसे पुराने लेकिन सबसे छोटे किस्से भी हैं। ऋग्वेद 4 वेदों में क्या है, सबसे पुराना है। 4 वेद आप लोग को मालूम होगा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इसके अलावा ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है उसे सोम मंडल के नाम से जाना जाता है। सोम को औषधि एवं वनस्पति देवता माना जाता है। इसके अलावा इसकी तुलना ईरान में होम देवता और यूनान में डियानासिस से की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है, तो क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई की बात करेंगे तो 28 इंच होता है। तो इसका राइट आंसर 28 इंच होगा। और क्रिकेट में स्टंप 3 ऊर्ध्वाधर खंभ होते हैं जो वेल्स को सहारा देते हैं और क्रिकेट में विकेट बनाते हैं, उन्हें स्टंप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, गुंबददार शीर्ष के अलावा स्टंप के गुंबद के आकार के होते हैं। खेल की सतह से 28 इंच बात करेंगे सेंटीमीटर में तो 71.12 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। इसके अलावा पिच की बात करते हैं, क्रिकेट का जो पिच होता है वो आपका 22 गज का होता है, 66 फीट लंबा होता है और आपका 10 फीट चौड़ा एक आयताकार क्षेत्र होता है। ठीक है, अगला है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, तो इसका राइट आंसर आपका रोजर बिन्नी होगा। ठीक है, पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी को बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। यह आपका सौरभ गांगुली जी का स्थान लिए थे। इसके अलावा जय जोसा है आपके बीसीसीआई के सचिव हैं यानी कि सेक्रेटरी हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग की बात करेंगे तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का जो रेल मार्ग है सबसे बड़ा है। इसके अलावा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी विवेक एक्सप्रेस भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये मार्ग भारत की मुख्य भूमि के सबसे दक्षिण से असम पूर्वोत्तर भारत को कन्याकुमारी से जोड़ता है। विवेक एक्सप्रेस की श्रृंखला में मुख्य रूप से 4 ट्रेनें चलती हैं। इसके अलावा यह ट्रेन 4189 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 80 घंटे 15 मिनट की रफ्तार से चलता है। इसके अलावा 2013 में स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर पहली बार ये ट्रेनें चलनी शुरू हुई। दूरी के हिसाब से दुनिया का 24वां सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार पारिस्थितिकी शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया था, तो राइट आंसर आपका अर्नेस्ट हैकल होगा। अर्नेस्ट हैकल एक जर्मन प्राणी विज्ञानी और विकासवादी थे। इसके अलावा वो डार्विनवाद के एक मजबूत समर्थक थे जिन्होंने मानव के विकासवादी वंश की एक नई धारणा का प्रस्ताव दिया था। इसके अलावा उन्होंने आज के समय में जीव विज्ञानी के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कई शब्दों का आविष्कार किया था जैसा कि फाइलम, फिलोजनी, इकोलॉजी। ठीक है, यही इकोलॉजी शब्द का उपयोग आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिक तंत्र आखिरकार होता क्या है, तो सभी जीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और मनुष्य के साथ साथ भौतिकी परिवेश भी एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ एक क्षेत्र में सभी परस्पर क्रिया करने वाले जीव एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रो किस खेल से संबंधित है। तो लिब्रो की बात करेंगे तो ये आपका वॉलीबॉल से संबंधित है, तो राइट आंसर वॉलीबॉल होगा। लिब्रो की बात करते हैं तो रक्षात्मक कौशल में विशेष खिलाड़ी है। लिब्रो को अपने साथियों से भिन्न रंग की जर्सी पहननी होती है और जब गेंद पूरी तरह से नेट की ऊंचाई से ऊपर हो तो वो उसे रोक नहीं सकता, उस पर हमला नहीं कर सकता। जब गेंद खेल में नहीं होती है तो लिब्रो अधिकारियों को पूर्व सूचना दिए बिना किसी भी पिछली पंक्ति के खिलाड़ी को बदल सकता है। अगला है कि किस बहमनी शासक ने महमूद गवां को व्यापारियों के प्रमुख मलिकुत तुजुर की उपाधि प्रदान की है। तो इसका राइट आंसर हुमायूं शाह हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में एक था महमूद गावां, जिनके अधीन बहमनी साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया था। महमूद गावां एक प्रारंभिक जीवन अस्पष्ट है, जो वो जन्म से ईरानी थे और एक व्यापारी के रूप में सबसे पहले दक्कन पहुंचे थे। उन्हें बहमनी शासक हुमायूं शाह के द्वारा व्यापारियों के प्रमुख मलिक उत तुजुर की उपाधि दी गई थी। हुमायूं की आकस्मिक मृत्यु के कारण उसके अवयस्क पुत्र अहमद तृतीय का राज्याभिषेक हुआ था। बाकी प्रशासन के लिए एक रीजेंसी काउंसिल स्थापित की गई थी और महमूद गावां इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे। इसके अलावा उन्हें वजीर या प्रधानमंत्री बनाया गया था। उन्हें ख्वाजू ए जहां की उपाधि भी दी गई थी और इस अवधि के बाद बहमनी राज्य का इतिहास जो कि आपका चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, इसके अलावा बहमनी समाज की बात करते हैं तो 1347 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया था। 1347 में इसकी स्थापना अलाउद्दीन भैमन शाह के द्वारा होता है। उसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा बहमनी समाज की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। ठीक है, ये दक्षिण भारत में दक्कन की एक फारसीकृत मुस्लिम राज था और प्रमुख मध्यकालीन भारतीय राज्यों में से एक था। बाद में अहमद वली शाह ने 1424 में राजधानी को गुलबर्गा से विदर स्थानांतरित कर दिया था। इसके अलावा मोहम्मद शाह तृतीय के शासन काल में बहमनी समाज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। इसके अलावा साम्राज्य अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है, जिसमें पूरे दक्कन शामिल थे। इसके अलावा मोहम्मद शाह तृतीय का जब मृत्यु होता है उसके बाद बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में विभाजित हो जाता है। वो 5 राज्य कौन कौन से है तो बीजापुर है, अहमदनगर है, बरार है, गोलकुंडा है और आपका विदर है। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए इसको आपको याद रखने की जरूरत है, 5 राज्यों को भी और 5 राज्यों के नामों को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 97 है जो कि क्या है। तो अनुच्छेद 97 की बात करते हैं तो राज्यों की परिषद के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को इससे वेतन भत्ते दिए जाएंगे जो संसद के द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं, जब तक कि और से ऐसा किया जाता है। ऐसे वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची में निर्देशित हैं। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर 97 था। बाकी जो सभापति हैं राज्यों के परिषद के यानी कि राज्यसभा के, तो ये आपके होते हैं उपराष्ट्रपति, जो कि अनुच्छेद 64 के तहत है जो कि बनते हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 64 ये भी आज के शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया था। अभी उसको हम लोग देखेंगे नहीं, बस क्योंकि उसको पहले देख चुके हैं। अगला है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी भी सदन के सदस्य वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार हैं। तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 106 होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 106 वर्णन करता है कि किसी भी सदन का सदस्य वेतन प्राप्त करने के योग्य हैं, जिसे संसद समय समय पर निर्धारित करती है। इसके अलावा संसद के किसी भी सदन के सदस्यों की वेतन और भत्ते सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे जो समय समय पर ये संसद के द्वारा कानून द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 106 याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स 23 में बांग्लादेश का रैंक क्या है। और पिछले वीडियो में हमने गलती से 2022 का बता दिया था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि बांग्लादेश का रैंक क्या है, तो एक्चुअली आपसे 2023 का पूछा गया था, हम 2022 का आपसे बता दिए थे। ठीक है, यही मेरा गलती हो गया था। तो बांग्लादेश की रैंक आपका 2023 के अकॉर्डिंग 81 है। 125 देशों में भारत का स्थान 111 है। पाकिस्तान का रैंक 102 है, बांग्लादेश का 81 है, नेपाल का 69 है और श्रीलंका का 60 है। ये जो वैश्विक भुखमरी सूचकांक है उसको जारी करता है कर्सन वर्ल्ड वाइड और
वेल्ट हंगर हिलफेर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला है कि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई मीटर में क्या है, तो इसका राइट आंसर 600 से 610 मीटर है, तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 से 610 है। और पश्चिमी घाट की बात करेंगे तो 915 से लेकर 1220 मीटर है। इसके अलावा पूर्वी घाट की बात करते हैं तो इसमें असंतुलित और निम्न पहाड़ियों को समाहित किया गया है, जो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के द्वारा अत्यधिक क्षीण होती है। इसके अलावा इसकी सबसे ऊंची चोटी आपका जिंद गादा चोटी है, इसकी ऊंचाई 1690 किलोमीटर है। जावड़ी हिल्स हो गया, पालकोंडा रेंज हो गया, नल्ला मल्ला पहाड़ी हो गया, महेंद्रगिरी पहाड़ी हो गया, पूर्वी घाट की कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी के नाम से, केरल में अन्नामलाई पहाड़ी के नाम से और इलायची पहाड़ी के नाम से। यह ताप्ती नदी की घाटी से कन्याकुमारी तक दक्षिण में फैलती है और चलती है। इसका मतलब सरहदियों में 3 महत्वपूर्ण मार्ग है। एक आपका थालघाट है, जो कि मुंबई से नासिक के बीच है, कि नासिक से बीच का आपका घाट थालघाट कहलाता है। पलक्कड़ से कोयटम्बूर के बीच का घाट पालघाट। भोरघाट की बात करेंगे तो मुंबई से लेकर पुणे के बीच का घाट को भोरघाट कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी जो घाट है एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह यानी कि SHG की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर 1970 होगा। स्वनियोजित महिला संघ की स्थापना 1970 में की गई थी, जो भारत में HSG सेवा की शुरुआत को दर्शाता है। नबार्ड का HSG बैंक लीकेज कार्यक्रम 1992 में शुरू हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन आपका। HSG बैंक लीकेज कार्यक्रम पूछा जाता है किसके द्वारा ये जारी किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका नबार्ड हो जाएगा। और पूछा जाता है कब, तो 1992 में। विश्व का सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम बन गया है, जो कि 1993 से स्वयं सहायता समूह RBI और नबार्ड के साथ बचत खाते खोलने में सक्षम है। अगला है कि श्याम मणि देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो श्याम देवी मणि की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर आपका ओडिसी होगा। 2022 में उन्हें ओडिसी संगीत में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा जो प्रख्यात ओडिसी संगीतकार और नाटककार जो थे कालीचरण पटनायक, उनके चाचा थे, किनके, तो श्याम मणि देवी के। अगला है कि 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले भूपेन हजारिका को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो भूपेन हजारिका का आपसे पूछा गया था कि इन्हें किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था, तो इसका राइट आंसर 2019 था। संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। असम गायिका ये हैं, और असम गायिका भूपेन हजारिका बंगाल और बांग्लादेश में सबसे लोकप्रिय हैं, और असम और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति और लोक संगीत को हिंदी सिनेमा में पेश करने के लिए जिम्मेदार थे। इसके अलावा सुधा कंठ के नाम से वो लोकप्रिय थे, जिसका अर्थ होता है कोकिला। और भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अगर मरणोपरांत पूछा जाएगा तो पहला कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी पूछा जाएगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान। इसके अलावा भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला पूछी जाएगी तो इंदिरा गांधी। और भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी पूछे जाएंगे तो सचिन तेंदुलकर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काराकोरम पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो राइट आंसर K2 होगा। काराकोरम में पृथ्वी पर कहीं भी पाई जाने वाली 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले शिखरों का सबसे ऊंचा जमावड़ा है, जिसमें K2 भी शामिल है। और जो 8611 मीटर यानी कि 28,251 फीट की ऊंचाई के साथ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। काराकोरम उत्तर पूर्व में तिब्बती पठार के कारण उत्तर में पामीर पठार से घिरा हुआ है। इसके अलावा काराकोरम यानी K2 काराकोरम पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है, तथा पाकिस्तान और जिजियांग दोनों का सबसे ऊंचा स्थान भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वास्को डिगामा कहाँ का निवासी था, तो इसका राइट आंसर पुर्तगाल होगा। वास्को डिगामा 1498 में समुद्र के रास्ते भारत पहुँचने वाला पहला यूरोपीय था। वो पुर्तगाल का था और समुद्री मार्ग की तलाश आवश्यक हो गई, क्योंकि ओटोमन्स ने आपका जो था यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि वर्तमान में इस्तांबुल के नाम जाना जाता है, वहाँ पर कब्जा कर लिया था और भूमि मार्ग के माध्यम से व्यापार को रोक दिया था। ठीक है। इसके अलावा वास्को डी गामा का बेड़ा मलाबार तट यानी कि वर्तमान में भारत के केरल राज्य पर कोझिकोड यानी कि कालीकट के पास पहुँचता है, और उस समय कालीकट के राजा थे एक मरीन, जो कि जबरीन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 26 हो जाएगा। ठीक है। जो खेलो इंडिया जो यूथ गेम्स है, ठीक है, उसका जो छठा संस्करण है वो आपका 19 जनवरी से 31 जनवरी तक तमिलनाडु के 4 शहरों में हुआ था, चेन्नई, तिरुचि, मदुरै और कोयम्बटूर। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संस्करण में 5600 से अधिक 8 एथलीटों ने भाग लिया था। 26 खेल विषयों के साथ 15 स्थानों पर 13 दिन में फैले 275 से अधिक प्रतिस्पर्धा आयोजनों के साथ एक डेमो खेल था। इसके अलावा 26 खेल
विषय पारंपरिक जैसे फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन आदि। पारंपरिक खेल जैसे कलारी पट्टू, गतका, ठंगटा, कबड्डी और योगासन का विविध मिश्रण है। जो कलारू पट्टू है ये आपका तमिलनाडु का है, ये गतका जो है ये आपका पंजाब का है, थांगता है जो कि मणिपुर का है। तो ये सब भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8वीं शताब्दी ईस्वी में दक्षिण पूर्व एशिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने वाला शैलेंद्र जो राजा था वो डैश का अनुयायी था। तो इसका राइट आंसर बौद्ध धर्म, इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था शैलेंद्र राजा। वो जावा में प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर के निर्माण सहित बौद्ध कला और वास्तुकला के संरक्षण के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ मत याद रखिए, बस यही आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर नदी से दूरी। ठीक है, इसके अलावा लंबे समय तक वायुमंडलीय स्थिति के सामान्यीकरण को जलवायु कहा जाता है, या किसी विशेष क्षेत्र में मौसम का दीर्घकालिक पैटर्न है। निम्नलिखित कारक किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। पहला है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थानों की जलवायु भूमध्य रेखा से दूर स्थित स्थानों की तुलना में अधिक गर्म होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें सीधे आती हैं। दूसरा है ऊंचाई। मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर स्थित स्थानों की जलवायु ठंडी होती है। प्रचलित हवाएं। जिन स्थानों पर तटीय हवाएं चलती हैं वहाँ अपतटीय हवाओं वाले स्थानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। अगला है महासागरीय धाराएं, यानी कि गर्म धाराओं पर बहने वाली हवाएं ठंडी धाराओं पर बहने वाली हवाओं की तुलना में अधिक वर्षा लाती है। एक आपका है समुद्र से दूरी, यानी कि समुद्र के निकट स्थित क्षेत्रों में मध्यम जलवायु होती है, जबकि समुद्र से दूर स्थित क्षेत्रों में चरम जलवायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसलें हैं और कौन सी रबी फसलें हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, सॉरी, आपसे सिर्फ ये सवाल पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है, जिसका राइट आंसर आपका चावल था। ठीक है, तो देखिए इसके आपको बता दें ये आपका ऑप्शन है। खरीफ फसलों में आपका चावल आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी अनाज आता है और अरहर दालें आते हैं, सोयाबीन आता है, मूंगफली आता है और कपास आता है। लेकिन रबी फसल की बात करते हैं तो इसमें आपका गेहूँ आएगा, जौ आएगा, जई यानी कि अनाज आएगा, चना आएगा, दालें आएंगी, अरसे आएंगे, सरसों आएंगे, तिलहन आएंगे। ये सभी आपका रबी फसल में आते हैं। तो एक दो बार इसको रीड कर लीजिएगा। तो ये आपका पूछा गया था। ठीक है, बाकी कथकली से हम लोग थर्ड शिफ्ट के वीडियो में देख चुके हैं, तो ये सभी हम लोग नहीं देखेंगे। ये जो PDF है आपको टेलीग्राम पर इस वीडियो देखने से पहले आपको चला जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।